जूलॉजी फर्स्ट BSc थर्ड फाइनल ईयर इकाई 5 प्रश्न 12 स्केरिस का जीवन चक्र, रोगजनकता एवं उपचार का वर्णन कीजिए। वर्गीकरण क्लासिफिकेशन संघ निमेटोडा वर्ग फास्मिडा गण एस्केराइडिया वंश एस्केरिस जाति लुम्ब्रिकाइडिस। निमेटोड्स संघ के अधिकांश कृमि मनुष्य के आहार नाली एवं रक्त में रोगजनक अंतःपरजीवी के रूप में पाए जाते हैं। ये मनुष्य में भिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न करते हैं। एस्केरिस मनुष्य में एस्केरिएसिस नामक रोग उत्पन्न करता है। इनको सामान्यतः गोल कृमि राउंडवॉर्म कहते हैं। लोग कहते हैं ना कि वक्त समय जो होता है किसी भी जख्म को भर देता है, ये गलत बात है। जख्म को कोई समय नहीं भर सकता है, बल्कि हम क्या होते हैं कि वक्त के साथ साथ उस जख्म के साथ जीना सीख लेते हैं। एस्केरिस का शरीर लंबा, पतला तथा बेलनाकार होता है, जो दोनों अगले तथा पिछले सिरों पर नुकीला होता है। इसका शरीर खंडयुक्त नहीं होता है। इसका रंग हल्का पीला भूरा होता है। नर व मादा एस्केरिस अलग अलग होते हैं। नर की अपेक्षा मादा अधिक लंबी होती है। मादा की लंबाई 20 सेंटीमीटर से 40 सेंटीमीटर होती है, जबकि नर 15 से 25 सेंटीमीटर लंबा होता है। एस्केरिस के शरीर के अगले सिरे पर एक मुख छिद्र पाया जाता है, जो 3 होठों से घिरा रहता है। इन होठों पर संवेदी अंकुरों की कतार होती है। होठों के भीतरी किनारे पर महीन दांत पाए जाते हैं। शरीर के अग्र छोर पर उत्सर्जी छिद्र पाया जाता है। एस्केरिस के शरीर के पिछले भाग में लैंगिक द्विरूपता सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म पाई जाती है। मादा के शरीर का पिछला भाग एकदम सीधा, जबकि नर का पिछला भाग मुड़ा होता है। मादा का यह भाग गुदाद्वार कहलाता है। नर में क्लोएका के पास 2 काइटिन की बनी पेनियल सिटी पाई जाती है, जबकि मादा में इसका अभाव रहता है। Hey, y'all, come look at this. जीवन चक्र लाइफ साइकिल। एस्केरिस जीवन चक्र मोनोजेनेटिक होता है, अर्थात इसका जीवन चक्र एक पोषक होस्ट अर्थात मनुष्य में पूरा होता है। जीवन चक्र के लिए किसी माध्यमिक पोषक की आवश्यकता नहीं होती है। मैथुन तथा निषेचन, कॉपुलेशन एंड फर्टिलाइजेशन। नर तथा मादा एस्केरिस मनुष्य के आंत्र में ही मैथुन करते हैं। निषेचन मादा एस्केरिस के गर्भाशय के अगले भाग में या ओविडक्ट के पिछले भाग में होता है। निषेचन के बाद अंडों के चारों ओर कठोर काइटिन का बना हुआ अंड कवच एक सेल तथा एल्ब्यूमिन का कवच बन जाता है। अंडे लंबे तथा वृत्ताकार 70 म्यू या 40 म्यू आकार के होते हैं। अंड कवच होने के कारण इसके ऊपर रासायनिक पदार्थों तथा वातावरण के परिवर्तनों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। प्रतिकूल वातावरण में यह कई वर्षों तक सुप्तावस्था में पड़े रहते हैं। इस प्रकार के अंडों को मेमिलेटेड अंडे कहते हैं। सबसे बड़का मोटिवेशन वही होता है जो खून खौला देता है आपका। याद रखिएगा इन चीजों को। एक दिन सबका खून समेत लौटाइए। माचिस से नहीं जलाइएगा, तरक्की से जला दीजिएगा उन लोग को, तरक्की से। नए पोषक का संक्रमण, इन्फेक्शन ऑफ न्यू होस्ट। लाखों निषेचित अंडे मल के साथ मनुष्य के शरीर से बाहर निकल आते हैं। ये अंडे प्रभावहीन होते हैं और इनको अपना 30 से 40 दिन का समय जमीन ये सब क्या देखना पड़ रहा है। अच्छा है मैं अंधा हूँ में दबकर बिताना पड़ता है। यह समय बाह्य वातावरण की जलवायु पर निर्भर करता है। इस भ्रूण में एक रेप्टिफॉर्म लार्वा बनता है। इस लार्वा में मोल्टिंग की क्रिया होती है। प्रथम बार मोल्टिंग की क्रिया अंडे में ही होती है। अब इसे द्वितीय हैबिटिक फॉर्म लार्वा कहते हैं। अब जब यह भ्रूण विकसित अंडा जल तथा भोजन के साथ अंतर्ग्रहण इंजेस्ट कर लिया जाता है तो आमाशय में होकर ड्यूडीनम में पहुंचता है। तो यहाँ पर पाचक रस अंडे के आवरण या कवच को गलाकर कमजोर कर देते हैं और अंडे के अंदर का सुसुप्त लार्वा क्रियाशील होकर अंड कवच को फाड़कर बाहर जा सकता है। यह लार्वा मानव शरीर में भ्रमण करता है। इस भ्रमण काल को 2 भागों में बांटा जाता है। एक प्रथम भ्रमण, यह मनुष्य की आंत से प्रारंभ होता है। ये आंत भित्ति में छेद करके निवाहिका सिरों में
पहुंच जाते हैं, जो इनको यकृत में पहुंचा देती हैं। लार्वा 3-4 दिन यकृत में रहता है और फिर हृदय में होकर फुफ्फुसी रक्त धमनी में प्रवेश कर फेफड़े में पहुंच जाता है। यहाँ पर ये वृद्धि करते हैं, 2 बार मोल्टिंग करते हैं। इस क्रिया को 10 से 15 दिन लगते हैं। आज गर्दन झुका के पढ़ लो, वादा करते हैं कल जिले में सबसे ऊंचा सर आपका होगा। लेकिन अगर आज आराम खोजिएगा तो पूरी जिंदगी संघर्ष करने के लिए 2. द्वितीय भ्रमण। दूसरे भ्रमण का प्रारंभ फेफड़े से होते हैं। वृद्धि किया हुआ लार्वा ब्रोंकस से होकर श्वास नली में पहुंचता है और यहाँ एक बार फिर कंठ ग्रसनी आमाशय में होकर अपने स्वाभाविक आवास शुद्धांत में पहुंच जाता है। अब चौथी बार लार्वा में मोल्टिंग होती है। अब यह वृद्धि कर प्रौढ़ कृमि बन जाता है। यह 2-3 माह में वयस्क होकर जनन करने योग्य हो जाते हैं। इस प्रकार जीवन चक्र चलता है। रोगजनक पैथोजेनेसिस। मनुष्य में यह परजीवी संदूषित भोजन एवं पानी के द्वारा पहुंचता है। यह बच्चों में ज़्यादा तेजी से संक्रमण करता है। यह पाचन क्रिया को पूरी तरह से बिगाड़ देता है। इनके कारण पेशियों में अकड़न पैदा हो सकती है। मूर्छा, निद्रा, घबराहट आदि शिकायत भी होती है। फेफड़ों में संक्रमण के कारण न्यूमोनिया रोग हो जाता है। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। रोग का उपचार। थेरेपी ऑफ डिसीज। एस्केरिस द्वारा उत्पन्न रोग को निम्न औषधियों द्वारा दूर किया जा सकता है। हेलमेसिड, पिपराजिन, हेक्साइल रिसार्सिनोल, सोडियम सल्फेट, एल्कोपार, एंटीपार आदि औषधियाँ लाभकारी एवं प्रभावकारी हैं। रोग निरोध। प्रोफिलेक्सिस। एस्केरिस के संक्रमण से बचने के लिए निम्न उपाय करना चाहिए। 1. संदूषित भोजन व पानी के उपयोग से बचना चाहिए। 2. सब्जियों व फलों को साफ पानी से धोकर ही उपयोग करना चाहिए। 3. खाना खाने के पूर्व हाथ अच्छी तरह साबुन से धोना चाहिए। 4. नाखूनों को नियमित रूप से काटना चाहिए। 5. घर को हमेशा साफ स्वच्छ रखना चाहिए। 6. मल व कूड़े को आवासीय स्थानों से अधिक दूर रखना चाहिए। मुझे पता है मेरे ख्वाब मेरी औकात से बड़े हैं, पर क्या करूं, मेरे हौसले जिद पर अड़े हैं। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया मुन्ना।